गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और मार्केट एट ऑल टाइम हाई। तो इस शो में हमारे साथ मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा और सच्चिदानंद उत्तेकर बने रहेंगे। इसके अलावा निर्मल बांग से विकास सालुंके आज अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान होंगे। एसबीआई फंड मैनेजमेंट्स के ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज के सीईओ गौरव मेहता, इनसे बातचीत करेंगे हम। इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ नहीं है, उनकी एक पर्टिकुलर स्कीम है उसके सीईओ हैं, तो उनसे बातचीत होगी। ये एक बातचीत लाइंड अप है आपके लिए कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले मार्केट की एक बात कर लेते हैं। और वो जो हम इन्फोसिस के गैप की बात कर रहे थे, 1384 था वो लेवल। वो देखते हैं क्रॉस होता है या नहीं। लेकिन आज क्लियरली मार्केट में आईटी में शानदार रैली, लोअर लेवल से अच्छे मूव्स। निफ्टी आईटी में करीब 500 पॉइंट की रैली इस समय। और एक इकलौता HCL टेक है, क्योंकि HCL टेक के नंबर्स बहुत ही खराब थे। हालांकि वो भी ऑफ डेज लो है, लेकिन वो इकलौता स्टॉक है जो इस समय अभी भी रेड में है, लेकिन लोअर लेवल से वहाँ पर भी रिकवरी आपको विजिबल है। उसके अलावा TCS, इन्फोसिस, इन्होंने सपोर्ट किया, रिलायंस ने सपोर्ट किया, HDFC बैंक ने सपोर्ट किया और मार्केट एट ऑल टाइम हाई। और देखिए अब 19,525 क्रॉस होने के बाद अब मार्केट रुक नहीं रहा है यहाँ पर 19,544। बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा 45,000 के क्लस्टर को अगर क्रॉस कर ले तो बाकी का सपोर्ट यहाँ से आ जाएगा। वीरो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और मार्केट्स एट ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी है थोड़ा सा, अगर आप देखें एक डिफरेंशियल बाकी है। और अभी कुछ देर में हम एक खास चर्चा शुरू करेंगे और सब कुछ चलता हुआ, रिलायंस भी, ITC भी, इन्फोसिस भी, तो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हुए निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। अभी आपने एक डेडिकेटेड डिस्कशन सुना। एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉल थोड़ी सी समेट लेते हैं फटाफट और उसके बाद एक डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे। पैनल आपकी स्क्रीन पे है और विकास सालुंके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त के दो और आपका इंडिसेस पे बहुत संक्षेप में व्यू। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, अरुण जी। देखो, इंडेक्स में हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे में जो 19,300 एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलता ही है। हमने देखा है कि वहां पे वापस सपोर्ट ले रहा है, बट ऊपर में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हर्डल निफ्टी में है वो 19,600 का है। अगर वो ब्रेक होता है, उसके ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ से जो रैली और भी एक्सटेंड होगी। लेकिन अगर वो वहां तक ही रुकता है तो उस रेंज में देखने मिलेगा 19,600 19,300। ये रेंज जो है मार्केट लास्ट 1 से 2 वीक में हमने नोट डाउन किया कि उस रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक रजिस्टर इंट्राडे में फेस कर रहा है जो 45,000 के आसपास का है। वहां के उसको अगर ब्रेक करता है तो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम वो बैंक निफ्टी में भी आते हुए देखने मिलेगा। और दोनों भी एक अपर रेंज वाले जो रजिस्टर है उसके आसपास दोनों भी इंडेक्स ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखो तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट जो है 200 DMA का ये कर चुका है। हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा कि 200 DMA के ऊपर वो सस्टेन नहीं हो पा रहा था, क्लोजिंग बेसिस उसके नीचे ही जा रहा था। और आज जिस हिसाब से उसके ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे हिंडाल्को में देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय करके जाना है। 436 के ऊपर बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट आएगा 452 का आएगा और स्टॉप लॉस जो आएगा 428 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिंडाल्को में लेके चले। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में मे बी इंट्राडे में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हिंडाल्को में आते हुए देखने मिल सकता है। और दूसरा रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव लेके चल रहा है। और यहाँ पे जिस हिसाब से फर्स्ट 20 मिनट्स में हमने देखा है कि जिस हिसाब से जो वॉल्यूम ब्रेकआउट इस काउंटर में आते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय करना है। 1720 का टारगेट यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 1570 का है, जो एक इंपॉर्टेंट हर्डल लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो 1570 के स्टॉप लॉस से गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट आएगा 1720 का। ओके, चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज और हिंडाल्को ये इस समय की टॉप कॉल्स। सचिन जी, आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर दो सेक्टर्स काफी अच्छी तरह एविडेंट है जहाँ पर स्ट्रेंथ अभी भी बिल्ड हो रही है। एंड उसमें से मुझे लग रहा है आईटी में से मिड कैप आईटी में कोफोर्ज में अभी भी डेटा काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके से ये ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 4920 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो अभी भी यहाँ पर अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 4695 पे लगाना है एंड अभी भी खरीदारी करनी है 4920 के टारगेट के लिए। जो सेकंड है कॉल वो है DLF पे। यहाँ पर भी एक अच्छे करेक्टिव के बाद एक काइंड ऑफ बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी एक रिकवरी बन रही है, मुझे लग रहा है ये रिकवरी पोजिशनली 520 तक एक्सटेंड होनी चाहिए।
इंट्राडे का टारगेट होगा 512 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 495 पे, एंड डीएलएफ में भी खरीदारी करनी है। ओके, डीएलएफ 499 पूरे रियल स्टेट स्पेस में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव, डीएलएफ भी अच्छा करता हुआ। आगे की कॉल्स को देखते हैं। अब मानस, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? आज वीरेंद्र जी, आईटी के अलावा तो कुछ और दिख नहीं रहा है, तो एक लार्ज कैप आईटी और एक मिड कैप आईटी से जाएंगे। तो पहले तो इन्फोसिस पे खरीदारी करने की राय है। इन्फी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 1340 के स्टॉप लॉस से अभी भी आपको इन्फी में खरीदारी करनी है। 1400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मिड कैप आईटी से परसिस्टेंट पे ध्यान है मेरा, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, 50 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गया है, तो परसिस्टेंट पे खरीदारी करनी है। 4740 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, लेकिन टारगेट यहाँ पर बड़े हैं, करीब करीब 5075 के टारगेट के लिए 4740 की स्टॉप लॉस खरीदारी है। ओके, परसिस्टेंट यहाँ पर सुबह से ट्रैक किया हमने इसको, अच्छे मूव्स आपको परसिस्टेंट में दिखाई दिए हैं। यहाँ पर बाय गाबा सर, आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? बिल्कुल, मेरे ट्रेड्स हैं आईटी क्षेत्र से, और एक ट्रेड रहेगा मेन लाइन टीसीएस में जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कप्पू यहाँ से शुरू होना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 3334 पर, 3300 का स्टॉप लगाना चाहिए, जा रहा है 3400 की तरफ। एक या दो दिन लग सकते हैं। यस, टीसीएस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, आईटी स्ट्रॉन्ग। और इसी क्षेत्र से इन्फो एज, ये दूसरा स्टॉक है, इसमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट मिला है करीब 4523 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 4500 का। इसका जो टारगेट है 4600 प्लस जोन्स। ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस, तो मूव तो और भी बढ़िया रहेगा आते दिनों में। इन्फो एज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। इन्फो एज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये इस समय ट्रेड्स आपके लिए फ्रेश, अच्छे मूव्स इस समय मार्केट में। क्लियरली इन्फोसिस अब डोमिनेट कर रहा है। इन्फोसिस, LTTS, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय एक अच्छा खासा आपको मूव्स दिखा रहे हैं। LTI माइंड ट्री में थोड़ी करेक्शन आई थी इंडेक्स में इंक्लूजन के बाद, जो नॉर्मली आती है। सचिन, इस पर भी एक बार व्यू हो जाए LTI माइंड ट्री पर। जी अनुज जी, मैं भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख ही रहा हूँ। इनफैक्ट 1400 के बेस के यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट जरूर आ रहा था, बट जिस तरीके से एक ब्रेकआउट की जरूरत है, मुझे लग रहा है वो 4940 का लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आई थिंक 5150 के रिकवरी वाले मूव में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। एक अच्छे डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जरूर रहा था काउंटर, एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हुई है, बट इंपॉर्टेंट है कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही इसने एक पियर्सिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाई है। तो अगर थोड़ा सा प्रीएम करके अगर आपको ये ट्रेड उठाना है तो आई थिंक 4840 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर इंट्राडे से ज्यादा पोजिशनली एक मूव में पार्टिसिपेट करना है 5150 के टारगेट के लिए, तो जरूर खरीदारी की जा सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी। ओके, LTI माइंड ट्री, मतलब पैनल के पास अगर आप देखें बहुत चुनाव है भी नहीं इस वक्त। और जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कि वो जब मैंने ओपनिंग के वक्त ही देखी TCS की वो 3300 की कॉल, वो उसने एक रिफ्लेक्शन दिया था कि स्टॉक रुकेगा नहीं। 3342 विकास, TCS इस दौर का जो स्विंग हाई है दैट कम्स अराउंड आई थिंक 3370, वहां तक ये शॉर्ट कवरिंग मूव लगता है आपको? जी अगर देखो तो वहां तक आ सकता है। जो रिट्रेसमेंट लेवल भी इसकी जो रेंज आ रही थी 3360 के आसपास की, तो मुझे लगता है उस रेंज तक तो एक बार यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर क्लोजिंग बेसिस अगर उसके ऊपर रखता है तो मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकता है वापस ऊपर में। जो वीकली का रिसेंटली टॉप बनाया हुआ था वही उसका एक इमीडिएट हर्डल था। अभी रिको शॉर्ट कवरिंग में ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंच गया। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो वहां से वापस वो 3470 3500 के आसपास का जो व्यू है TCS में वो वापस आते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग वापस 3340 के नीचे सस्टेन होती है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले सकता है नए ब्रेकआउट के लिए। लेकिन 3360 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल है, वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अनुज, वो याद है बिरला सॉफ्ट, आई मीन बीइंग द लीस्ट एक्सपेंसिव, आई मीन द चीपेस्ट स्टॉक इन मिड कैप आईटी, 360 52 वीक हाई, ऑलमोस्ट जुलाई 2022 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे। आज मिड कैप आईटी में इसका भी काफी अच्छा जौहर है, 360।
बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस लेवल पर हमने उसको स्पॉटलाइट में सजेस्ट किया था वीरू, लेकिन बिल्कुल बहुत शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर। और आई थिंक 100 रुपये की रैली आ चुकी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो पिछले क्वार्टर में जो वो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आई थी उसके बाद से आई थिंक इसका 3 महीने का चार्ट अगर लेकर आएंगे, हाँ एग्जैक्ट 100 रुपये की रैली आ चुकी है। वो करीब करीब 250 से 260 के बीच में लो बना था और अब 360। आई थिंक स्पॉटलाइट में मेरे ख्याल से 320 या 30 करीब था उस समय जब हमने पिक किया था इसको। लेकिन शानदार शानदार मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये रैमको सीमेंट्स में क्या न्यूज़ आ रही है? ये सही है क्या? लिंक्स लॉजिस्टिक्स में हिस्सा बेचेगी कंपनी और उसके चक्कर में इनको स्विगी के शेयर्स मिलेंगे। स्विगी को अच्छा ये शेयर्स बेच रहे हैं लिंक्स लॉजिस्टिक्स के, तो इनको स्विगी के कुछ शेयर्स मिलेंगे उसके लिए रैमको सीमेंट्स में। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़। 24.2 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स मिलेंगे, ये इस समय यहाँ पर एक खबर। चलिए फिर एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं और एक बहुत ही खास मेहमान से बातचीत करेंगे। बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पर और यहाँ पर बाजार थम नहीं रहा है, तो इस मार्केट में यहाँ से करना क्या है ये समझाने के लिए आज SBI फंड्स मैनेजमेंट के ऑल्टरनेटिव्स के CIO गौरव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। SBI ऑल्टरनेटिव्स SBI फंड्स मैनेजमेंट। गौरव मेहता जो पहले एम्बिट में थे, तब हम उनसे काफ़ी बात करते थे, ईडलवाइस में भी थे इससे पहले, और काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्केट्स में इनका। आए हैं लखनऊ से, इन्होंने PGDM किया है, BTech इन्होंने IIT बॉम्बे से किया है, CFA चार्टर होल्डर हैं CFA इंस्टीट्यूट USA से, तो काफ़ी इनका जो पेडिग्री है काफ़ी स्ट्रांग है। गौरव गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। और आई थिंक SBI फंड्स में जब से आप आए हैं तब से मेरी आपसे ये पहली चर्चा हो रही है। इस समय मार्केट एट ऑल टाइम हाइज और आपके पास पैसा बहुत ज़बरदस्त आ रहा होगा रिटेल का। क्या कर रहे हैं आप उस पैसे का इस समय और क्या आपका व्यू है इस समय? अनुज बहुत बहुत शुक्रिया पहली बार मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। और हाँ, काफ़ी दिनों बाद हम वापस से डिस्कशन कर रहे हैं। ये है कि हम अभी जो नियर टर्म मोमेंटम है वो बेहद स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो आई थिंक जो 2 साल पहले निफ्टी और सेंसेक्स ने हाइस बनाए थे उससे हम शायद 4 या 5% ऊपर हैं। सो उस लिहाज से अगर आप सोचें तो पिछले 2 साल में हमने कुछ खास किया नहीं है इक्विटी मार्केट जहाँ कंसर्न है उस बारे में। और अगर आप ब्रॉडली सोचें तो 2 तरीके की चीजें हो रही है बाजार में। पहला है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इंडिया के फंडामेंटल्स हैं, वो काफी स्ट्रांग है, और स्पेशली जब पूरी दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं ग्रोथ को लेके, तो क्लियरली भारत जहाँ पे डेमोग्राफिक्स काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके क्लियर पुश दिख रहा है, जहाँ China +1 का बेनिफिट है, तो आई थिंक एक उम्मीद है कि अगले कई सालों तक शायद हम दुनिया की सबसे बेहतर परफॉर्मिंग इकॉनमी रहेंगे। तो उस लिहाज से लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जहां तक कि शॉर्ट टर्म की बात है तो वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं इक्विटी के, और स्पेशली अगर आप पिछले 1-2 साल में देखें तो जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं, चाहे वो US में हो चाहे वो इंडिया में हो, तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो जो हाई वैल्यूएशन सस्टेन करना इक्विटीज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली एक रिलेटिव कॉल है कि आप इक्विटी में पैसा डालें या बॉन्ड्स में। सो उस लिहाज से आई थिंक मार्केट्स थोड़े महंगे हैं। और आई थिंक पिछले 2 साल में ब्रॉडली हमने यही देखा है कि एक तरफ से ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमें ज्यादा नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं और महंगे वैल्यूएशन हमें ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और अगर आप सोचें, अगर 2 साल में हमने 4-5% इंडेक्स पे रिटर्न देखा है, तो इन 2 सालों में जो अर्निंग्स हैं वो 30-35% से ऊपर आए हैं। सो उस हिसाब से वैल्यूएशन में थोड़ा डी रेटिंग हुआ है, बट आज भी अगर हम सोचें तो थोड़ा महंगा मार्केट दिखता है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से एक सिंपल चीज़ है कि वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पे टिके रहें। जब ये शार्प रैलीज आती हैं वो फीलिंग हो जो मिसिंग आउट होता है उससे बचें, लेकिन उसी तरीके से जब थोड़े बहुत करेक्शंस दिखते हैं उस समय भी घबराए ना। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आई थिंक इक्विटीज में बने रहना अभी भी लाभदायक होगा, ऑल्दो उनको अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो हिस्टोरिकली 13-14% रहा है, जब वैल्यूएशन महंगे होते हैं, उससे कम कर लेना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं आई थिंक उनके लिए एज आई सेड हर समय रैली चेस करना और बड़े करेक्शन के बाद दुखी हो जाना, आई थिंक दोनों इमोशनली आई थिंक उनको थोड़ा स्टेबल रहने की जरूरत है और अपने लॉन्ग टर्म ओके एसेट एलोकेशन पे स्टिक करें। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा गौरव,
आप क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स में काम करते हैं और आपका AIF पोर्टफोलियो है, मेरे ख्याल से 2 ऑफरिंग्स हैं यहाँ पर, SBI स्पेशल सिचुएशन फंड्स और SBI सेलेक्ट इक्विटीज फंड। आप किस तरीके से स्टॉक्स चुनते हैं और किस तरीके से आप अल्फा जनरेट करते हैं फिर? तो अनुज, जो आपने 2 फंड्स का जिक्र किया वो दोनों हमारे क्लोज एंडेड फंड्स हैं, लेकिन जो नए ओपन एंडेड फंड्स हैं उसमें हमारे पास 2 PMS स्ट्रैटेजीज हैं और एक लॉन्ग शॉट AIF है जो कि ओपन एंडेड कैटेगरी 3 इक्विटी AIF है। तो जहाँ तक PMS का सवाल है, वहाँ पे हमारा नजरिया काफी बॉटम अप रहता है। हम उतना ज्यादा ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम थोड़ा मैक्रो पे ध्यान देते हैं, क्योंकि काफी सारी मैक्रो थीम्स हैं जो अगले 3-5 साल तक चलती रहती हैं और उससे किस तरीके के स्टॉक्स बेनिफिट होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस लिहाज से हम ये जो लॉन्ग टर्म मैक्रो थीम्स है और जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है उसको कंबाइन करके 20 से 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के रखते हैं PMS स्ट्रैटेजीज में। एक स्ट्रैटेजी है जो काफी ESG फोकस्ड है और हमारा आई थिंक देश में सबसे पहला ESG फोकस PMS स्ट्रैटेजी था जो हमने 6 साल से पहले शुरू किया था। और जो दूसरा स्ट्रैटेजी है वो काफी फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी है। बट इन जनरल PMS में क्योंकि साइजेस छोटे होते हैं तो आप जो गुड क्वालिटी स्मॉल कैप्स है उनको उन पे ज्यादा फोकस करके एक अच्छा क्वालिटी 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना पाते हैं और उस लिहाज से मार्केट में क्या हो रहा है थोड़ा कम रेलेवेंट हो जाता है आपके लिए।